भारत का ऑटो सेक्टर अभी मेजर केपेक्स साइकिल में है। भारत की 5 सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टोयोटा सब मिलके अगले 5 सालों में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 2.4 लाख करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। मारुति सुजुकी अकेले ही 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। इस केपेक्स से अगले 5 सालों में ऑटो सेक्टर में लगभग 27 लाख पैसेंजर व्हीकल्स का कैपेसिटी ऐड हो सकता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 तक पैसेंजर व्हीकल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी 88 लाख हो सकती है। ये अभी के 51 लाख का 1.7 टाइम्स है। दोस्तों, हमारा ऑटो सेक्टर आज के दिन 22 लाख करोड़ का है और हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट हैं। और हम अगले 5 सालों में दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर इस सेक्टर में अभी इतना केपेक्स क्यों हो रहा है? सेक्टर में कंपनीज किस ट्रेंड के पीछे जा रहे हैं और क्या हम वाकई नंबर 1 बन पाएंगे? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इन सवालों को आंसर करेंगे। वीडियो के 3 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट 1 में ऑटो सेक्टर का स्ट्रक्चर और कंपनीज के केपेक्स प्लान समझेंगे। फिर सेगमेंट 2 में समझेंगे कि ये केपेक्स हो क्यों रहा है, डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं, और फिर 3rd सेगमेंट में देखेंगे कि सप्लाई साइड पे भी क्या चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही इन चेंजेस के साथ क्या रिस्क्स आ सकते हैं वो भी देखेंगे। शुरू करते हैं। भारत के ऑटो सेक्टर को हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। आज के दिन 2 व्हीलर्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत में 1.96 करोड़ 2 व्हीलर्स बिके थे, यानी टोटल ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स का 77% वॉल्यूम सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट से आया था। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों का सेल्स ट्रेंड देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, फ्रॉम 14% इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 17% इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो जाहिर है कि कंपनीज भी अभी पैसेंजर सेगमेंट में ही ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं। ये टेबल देखो। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगभग 2.4 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस हुआ है, जो बाकी सारे सेगमेंट्स के टोटल से कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। हमने सारे कंपनीज के पैसेंजर व्हीकल केपेक्स को इस टेबल में समराइज किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, कंपनीज के केपेक्स का रीजन सिंपल है। पैसेंजर व्हीकल का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। आज के दिन भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, लेकिन हमारा कार पेनिट्रेशन ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। भारत में हर 1000 लोगों में सिर्फ 34 लोगों के पास गाड़ी है। वहीं चाइना में हर 1000 लोगों में 183 लोगों के पास गाड़ी है और ग्लोबल एवरेज तो 314 का है। भारत की सड़कों पर हर साल 26 करोड़ 2 व्हीलर्स चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 5 करोड़ गाड़ियाँ चलती हैं, यानी 80% कम। तो हमारे पास काफ़ी रूम टू ग्रो है और कंपनीज इसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे बेट ले रहे हैं। लेकिन ये ग्रोथ आएगा कहाँ से? डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे सेक्टर रिपोर्ट्स, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स और कॉन कॉल्स पढ़े और हमें बढ़ते डिमांड के 4 मेजर ड्राइवर्स समझ आए। भारत की डेमोग्राफी, लोगों का बढ़ता डिस्पोजेबल इनकम, ईजी फाइनेंसिंग और GST रिफॉर्म्स। सबको एक एक करके समझते हैं। ड्राइवर 1, डेमोग्राफी। भारत दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है। हमारा मीडियन एज लगभग 29 ईयर्स है एज कम्पेयर टू चाइना का 41, US का 39.5 और जापान का 50। जापान में 1960 से 1980 में उनके यंग पॉपुलेशन ने गाड़ियों का डिमांड ड्राइव किया था। चाइना में 1990 से 2010 के बीच ये ट्रेंड देखने मिला था और अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत उसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। 2030 तक भारत के वर्कफोर्स में लगभग 7 करोड़ लोग जुड़ने की उम्मीद है और जैसे जैसे नए लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं वैसे वैसे गाड़ियों के फर्स्ट टाइम बायर्स भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर 20 में hyundai का लगभग 32% पैसेंजर व्हीकल सेल्स फर्स्ट टाइम बायर्स से आया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर 40% हो गया, यानी अगर hyundai ने 100 रुपए की गाड़ियाँ बेची तो उसमें से 40 रुपए फर्स्ट टाइम बायर्स से आया था। साथ ही भारत का वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा है जो सालाना 5 लाख से 30 लाख कमाता है। अभी हमारे टोटल पॉपुलेशन का लगभग 31% मिडिल क्लास ब्रैकेट में है और एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2047 तक ये नंबर 61% हो सकता है।
अब बढ़ता इनकम मतलब बढ़ता डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ये है दूसरा डिमांड ड्राइवर, बढ़ता डिस्पोजेबल इनकम। बढ़ते डिमांड के वजह से लोग टू व्हीलर से गाड़ियों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस ट्रेंड पे मारुति सुजुकी के इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर राहुल भारती ने Q2 और Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के कॉन कॉल में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी के शोरूम्स में अब हेलमेट्स ज़्यादा दिखते हैं, यानी जिन लोगों के पास टू व्हीलर्स हैं वो भी अब शोरूम आके गाड़ी खरीदना चाहते हैं। लोगों के बढ़ते इनकम से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक और ट्रेंड दिख रहा है, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। हर साल इंडिया में हैचबैक्स, सेडान्स, एसयूवीज और एमपीवीज बिकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 में भारत में 33 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे और इसका सबसे बड़ा शेयर लगभग 66% हैचबैक्स और सेडान्स का था। एसयूवीज और एमपीवीज का शेयर 29% था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते हैचबैक और सेडान का शेयर सिर्फ 26.5% रह गया और एसयूवीज और एमपीवीज का शेयर 71% हो गया। यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में जो 43 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे, उनमें से 31 लाख सिर्फ एसयूवीज और एमपीवीज ही थे। प्रीमियमाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिला है। M&M एसयूवीज तब से बना रहा है जब एसयूवीज पॉपुलर भी नहीं थे और बढ़ते प्रीमियमाइजेशन की वजह से M&M का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 21 के 8% से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 13% हो गया। एंड अभी भी M&M एसयूवीज में और डबल डाउन कर रहा है। अपने 37,000 करोड़ केपेक्स का 38% यानी 14,000 करोड़ वो सिर्फ एसयूवीज में डालेगा। Hyundai फाइनेंशियल ईयर 30 तक 20 नए IC व्हीकल्स लॉन्च करने वाला है। इसका मेजॉरिटी भी एसयूवीज और एमपीवीज होगा। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति एसयूवी वाले गेम में थोड़ा पीछे है। मारुति का पोर्टफोलियो हैचबैक हैवी है। ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट ये सब उनके मेजर रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं और अब बढ़ते प्रीमियमाइजेशन की वजह से मारुति का मार्केट शेयर गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में मारुति का मार्केट शेयर 46.3% था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में गिर के 40.3% हो गया। लेकिन इस केपेक्स साइकिल में मारुति भी एसयूवीज पे फोकस करने का प्लान कर रहा है और 8 एसयूवीज लॉन्च करने वाला है। तो बेसिकली यही बढ़ता डिस्पोजेबल इनकम था दूसरा डिमांड ड्राइवर। अब डिमांड ड्राइवर नंबर 3 है इजी फाइनेंसिंग। भारत में अभी 75% कार परचेजेस लोन पे होते हैं। मतलब अगर 100 लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें से 75 लोग गाड़ी लोन लेके खरीद रहे हैं। एक क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 24 में व्हीकल लोन्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 6 लाख करोड़ था और ये फाइनेंशियल ईयर 27 तक 16% CAGR से बढ़ के 11 लाख करोड़ हो सकता है। आज के दिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा लोन्स दिए जाते हैं, लगभग 44% ऑफ टोटल AUM। लेकिन ग्रोथ सबसे ज़्यादा पैसेंजर कार्स में है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 में पैसेंजर कार्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 33% हुआ और फाइनेंशियल ईयर 27 में 37% हो सकता है। यानी 23% का सालाना ग्रोथ। और जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टाइम बायर्स भी बढ़ रहे हैं। बहुत फर्स्ट टाइम बायर्स अक्सर यूज्ड कार्स भी खरीदते हैं। शायद इसीलिए यूज्ड व्हीकल AUM जो है वो न्यू व्हीकल AUM से फास्टर ग्रो कर रहा है। जहां नए व्हीकल्स का AUM फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच 11% CAGR से बढ़ा, वहीं यूज्ड व्हीकल का लोन AUM इस पीरियड में 15% CAGR से बढ़ा था। इजी फाइनेंसिंग के लिए मारुति सुजुकी ने 2021 में मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस लॉन्च किया था। ये भारत का पहला एंड टू एंड डिजिटल कार फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति ने 25 लाख लोन्स दिए हैं, यानी लगभग 1.7 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ है। इजी फाइनेंसिंग के साथ हाल ही में अनाउंस हुए GST रिफॉर्म्स भी पैसेंजर व्हीकल सेल्स को बूस्ट कर रहे हैं और यही है चौथा डिमांड ड्राइवर, GST रिफॉर्म्स। अगस्त 2025 में छोटी गाड़ियों पे GST रेट 28% से कम करके 18% कर दिया गया। एज अ रिजल्ट कंपनीज के पैसेंजर व्हीकल सेल्स फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर में बढ़ गए। मारुति सुजुकी ने अपने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 कॉन कॉल में बताया कि पूरे पैसेंजर व्हीकल सेक्टर ने हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 26 में 0.4% का डी ग्रोथ फेस किया था, जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 20.5% ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया। मारुति का भी सेल्स वॉल्यूम Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। हाफ वन फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने सेल्स वॉल्यूम में 5.8% का डी ग्रोथ रिपोर्ट किया था। मारुति सुजुकी के राहुल भारती ने बताया कि GST रिफॉर्म्स ने कंजम्पशन के साथ साथ उनके केपेक्स प्लान्स को भी एक्सेलरेट किया है।
जीएसटी के नए रेट्स आते ही मारुति ने अपने खारकोडा फैसिलिटी और गुजरात फैसिलिटी में नए प्लांट सेटअप करने का अनाउंसमेंट कर दिया। ये दोनों प्लांट्स हर साल लगभग 2.5 लाख व्हीकल्स बनाएंगे। बाकी कंपनीज ने भी जीएसटी रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को अपने कॉन कॉल्स में एक्नॉलेज किया। तो दोस्तों, ये थे मेजर डिमांड ड्राइवर्स जिनके वजह से भारत का पैसेंजर व्हीकल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। प्लस ऑटो कंपनीज के कॉन कॉल्स के हिसाब से कंपनीज अभी पीक कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल डिमांड को केटर करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए वो केपेक्स कर रहे हैं। बट दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बस केपेक्स कर देने से काम नहीं हो जाता। मजबूत सप्लाई चेन, सही प्रोडक्ट मिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निरंतर इन्वेस्टमेंट ही उनको सक्सेसफुल बना सकता है। इसीलिए करंट केपेक्स का कुछ हिस्सा इसमें भी जा रहा है। चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का सप्लाई साइड थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि आइडिया लगे कि ये केपेक्स एग्जैक्टली कहाँ जाएगा। सप्लाई साइड समझने के लिए हमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का पावर ट्रेन फ्यूल मिक्स समझना होगा। मतलब अलग अलग फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी का कितना मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 15 तक पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स मार्केट लीड कर रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 15 में डीजल का मार्केट शेयर 48% था, लेकिन 2020 में BS6 एमिशन नॉर्म्स आ गए, जिसके तहत कंपनीज को डीजल व्हीकल एमिशंस कम करने थे। अब इन नॉर्म से कंप्लाई करने के लिए कंपनीज के कॉस्ट बहुत बढ़ जाते, तो कंपनीज ने इजी सोल्यूशन निकाला और डीजल व्हीकल्स बनाना कम कर दिया। मारुति ने तो डीजल मार्केट एग्जिट ही कर दिया। एज ए रिजल्ट अभी डीजल का मार्केट शेयर सिर्फ 18% रह गया है। अभी पेट्रोल और सीएनजी फ्यूल मिक्स डोमिनेट कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट 72% शेयर। पेट्रोल के बाद सीएनजी सेकंड हाईएस्ट यूज होने वाला फ्यूल बन गया है। इनफैक्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 32 तक पावर ट्रेन मिक्स में सबसे ज़्यादा शेयर, जो कि लगभग 35% प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सीएनजी का हो सकता है। आज के दिन मारुति सुजुकी सीएनजी का मार्केट लीडर है। बाकी कंपनीज भी सीएनजी और ईवी जैसे ग्रीनर फ्यूल्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। महिंद्रा का ईवी सेल वॉल्यूम अभी सिर्फ 1.7% है और कंपनी इसे फाइनेंशियल ईयर 30 तक 30% ले जाना चाहती है, यानी 5 साल में 78% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। Hyundai भी अपने ईवी शेयर को 0.7% से 17% ले जाना चाहता है। सीएनजी और ईवी की तरफ जाना कंपनीज के लिए अब सिर्फ ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि ज़रूरी भी है। क्यों? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी या कैफे नॉर्म्स के वजह से। अब ये कैफे नॉर्म्स क्या है? कैफे नॉर्म्स बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो गाड़ियों के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को लिमिट करते हैं। ये नॉर्म्स 5 ईयर फेजेस में लगाए जाते हैं। इस टेबल में सारे कैफे फेजेस की समरी है। अभी कैफे 2 चल रहा है, जिसके तहत कंपनीज को 113 ग्राम्स पर किलोमीटर CO2 एमिट करना अलाउड है। अगर एमिशन इसके ऊपर गया तो कंपनीज को 25,000 to 50,000 रुपीज पर व्हीकल फाइन पे करना पड़ सकता है। तो जाहिर है कि कंपनीज अपने एमिशंस को कम करने के लिए सीएनजी और ईवी जैसे फ्यूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 30 तक Hyundai ने 32 नए मॉडल्स का गाइडेंस दिया है। इसमें से 19 मॉडल्स यानी आधे से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मॉडल्स होंगे या मे बी हाइब्रिड होंगे। टाटा मोटर्स भी फाइनेंशियल ईयर 30 तक 4 नए बैटरी ईवी मॉडल्स लॉन्च करेगा। लेकिन ईवीज बनाने का प्रोसेस आइस व्हीकल्स के प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। ईवीज बनाने के लिए सप्लाई चेन भी अलग है। ईवीज बनाने में लिथियम आयन बैटरीज लगते हैं और आज के दिन चाइना पूरे ईवी बैटरी का सप्लाई चेन डोमिनेट करता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अगर चाइना एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दे, जैसा उन्होंने हाल ही में किया था, तो भारत के ऑटो मेकर्स के लिए काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी। इसीलिए इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। मारुति ने 7300 करोड़ इन्वेस्ट करके अगस्त 2025 में गुजरात में एक एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी प्लांट लगाया था। इस प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 7.5 लाख यूनिट्स है। महिंद्रा ने बैटरी सेल लोकलाइजेशन के लिए 1000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। टाटा की सब्सिडरी अग्रताज भी गुजरात में बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। इसके लिए कंपनी ने 13,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है और ये 2026 तक ऑपरेशनलाइज होगा। ईवी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI भी देती है। यूनियन बजट 2026 में सरकार ने ऑटो का PLI एलोकेशन डबल कर दिया, फ्रॉम 2800 करोड़ इन 2025 टू 5900 करोड़ इन 2026। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक और TVS स्कीम के मेजर बेनिफिशियरीज हैं। PLI इंसेंटिव्स के लिए कंपनीज को मॉडल वाइज PLI कंप्लायंट होना पड़ता है और कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। ईवी बैटरीज में लगने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स के माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2026 में एक रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर भी अनाउंस किया गया।
ये कॉरिडोर तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरला में बनाया जाएगा। इन लो एमिशन फ्यूल्स में शिफ्ट करने के लिए कंपनीज को प्रोडक्शन के साथ साथ R&D में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के दिन भारत की ऑटो कंपनीज का R&D एक्सपेंस ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम है। जहां ग्लोबल ऑटो मेकर्स अपने रेवेन्यू का 5 to 8% R&D में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडियन ऑटो मेकर्स 1% से भी कम इन्वेस्ट करते हैं। टाटा मोटर्स एक एक्सेप्शन है, ये 2.4% करते हैं, लेकिन इसमें भी प्रोडक्ट एनहांसमेंट कॉस्ट्स इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, फटाफट से समराइज करूं तो ऑटो कंपनीज बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए और अपने सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाने के लिए काफ़ी केपेक्स कर रहे हैं। डिमांड साइड पे हमें डिमांड के 4 मेजर ड्राइवर समझ आए। वो क्या थे? भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, लोगों का बढ़ता डिस्पोजेबल इनकम, इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होना और जीएसटी के रेट्स का कट डाउन। सप्लाई साइड पे कंपनीज 3 जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? ग्रीनर फ्यूल्स जैसे सीएनजी और ईवीज, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग और R&D। लेकिन इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? जो कैफे 3 नॉर्म्स 2027 से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, उन्हें अचीव करने के लिए कंपनीज को फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे व्हीकल कॉस्ट 10% तक बढ़ सकते हैं और कंपनीज ये कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन कर सकते हैं। मतलब छोटे गाड़ियों में आने वाले दिनों में कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए गाड़ी खरीदना थोड़ा कम अफोर्डेबल हो जाएगा। तो जो डिमांड एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो शायद ना आए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा नंबर 1 ऑटो मार्केट बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है? कि सारे जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं आज के दिन वो AI के होने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली IT सेक्टर में। और ये सारे कार लोन्स वगैरह और ये डिस्पोजेबल इनकम हाई होना, ये इंडिया में कहाँ देखा गया है? IT सर्विसेज में, IT सेक्टर में। और अगर ये IT सर्विसेज में जो लोग लोन लेके गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, उनके ही जॉब्स नहीं रहे, तो आप समझ रहे हो कि क्या हो सकता है? ये सारे लोन्स डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट कार वाले सेक्टर पे, हाउसिंग वाले सेक्टर पे, ये सारे सेक्टर पे आ सकता है। तो हमें इस रिस्क को भी समझ के आगे चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनीज के अग्रेसिव केपेक्स प्लान से भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन जाएगा, या क्या डिमांड स्लो हो जाएगा और ये सेक्टर ओवर सप्लाई का शिकार हो जाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।